हेलो डियर फ्रेंड्स, समीर आर्या जीएस में आपका वेलकम है। हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ लिया है। अब इससे रिलेटेड जितने एमसीक्यू हैं, जितने पीवाईक्यू हैं, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, केचुए किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो केचुए ऐसे जीव हैं जो अपनी त्वचा के द्वारा श्वास लेते हैं, स्किन के द्वारा। जो ऐसे जीव जो त्वचा से श्वसन लेते हैं, उनकी त्वचा बहुत पतली होती है। त्वचा पतली इसलिए होती है कि यदि त्वचा पतली नहीं होगी तो गैसों का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। या क्या कहते हैं, श्वसन का कोई भी स्थान होगा जहां पर गैसों का एक्सचेंज होगा, चाहे हमारा वो एल्वियोलाई ही क्यों ना हो, हर चीज का जो वो क्या कहते हैं, ऊपरी परत होती है, बहुत पतला होता है। अगर पतला नहीं होगा तो गैसों का एक्सचेंज प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाएगा। तो केचुए किसके द्वारा श्वसन लेते हैं? केचुए लेते हैं श्वसन स्किन के द्वारा, अपने त्वचा के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान पसलियां गति करते हैं। सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान पसलियां गति करती हैं। जैसे देखो, हम जब सांस छोड़ते हैं, जब सांस लेते हैं तो हमारी पसलियां बाहर की ओर, ऊपर की ओर गति करते हैं। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो पसलियां अंदर की ओर और नीचे की ओर गति करती हैं। पसलियां अंदर, नीचे और अंदर की तरफ गति करती हैं। ठीक, जब हम लोग सांस लेते हैं, जैसे सांस लो, तो पसलियां ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ गति करती हैं। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है? ऐसे कंडीशन में होता है, हमारे जो फेफड़ा है उसका आयतन बढ़ जाता है। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो पसलियां अंदर की तरफ और नीचे की तरफ मूवमेंट करती हैं। ऐसे कंडीशन में होता क्या है? हमारे फेफड़ों का आयतन कम हो जाता है। और जैसे ही फेफड़ों का आयतन कम होता है, फेफड़ों के अंदर भरा हुआ हवा का दबाव क्या होता है? बढ़ जाता है। जो आयतन कम होता है तो हवा का दबाव बढ़ जाएगा और गैस क्या हो जाएगा? हवा क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। यानी सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान पसलियां क्या करती हैं? नीचे और अंदर की तरफ गति करती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? केचुए और मेढक अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, जिसके कारण दोनों जीवों की त्वचा होती है। देखो कि अगर कोई जीव अपनी त्वचा से श्वसन ले रहा है तो त्वचा क्या होगा? पहली बात तो त्वचा पतला होगा, और दूसरी बात त्वचा में नमी होगी। अगर नमी नहीं होगी तो गैसों का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। अगर मोटा होगा तब भी गैसों का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। यानी इनका जो त्वचा है नमी युक्त होगा और पतला होगा। तो नमी और पतला कहाँ दिया है? ए है, मॉइस्ट एंड थिन। केचुए और जो मेढक अपनी त्वचा श्वसन लेते हैं, इसलिए इनकी त्वचा नमी युक्त होता है और पतला होता है। केचुए को जब भी टच करो या मेढक को टच करो, देखो उनके अंदर एक नमी दिखाई देगी, नमी फील होगी। जलीय जीवों के श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है। अब जलीय जीवों की श्वसन दर जो होती है, जो जलीय जीव होते हैं वो जल्दी जल्दी श्वसन लेते हैं इन कंपेयर टू जो स्थलीय जीव होते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्थल होता है, स्थल पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है और जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जब जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो उनको एक बार श्वसन लेने पर, सांस लेने पर उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी जरूरत होती है, इसलिए वो बार बार श्वसन लेते हैं। तो इसीलिए जलीय जीवों में जो श्वसन दर होती है वो ज्यादा होती है, जल में O2 की मात्रा कम होने के कारण। ठीक, अब भाई जितना इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है उतना ऑक्सीजन उसी रेशियो में जल में थोड़ी ना है। जब जल में ऑक्सीजन उतनी नहीं है तो जो जलीय जीव होंगे, जब श्वसन करेंगे तो उनको उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा जितना चाहिए, इसलिए वो जल्दी जल्दी श्वसन लेते हैं, जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण। ठीक, अगला क्वेश्चन, फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का कारण क्या है? हमने बताया जो हमारा जो लंग्स है, जो लंग्स में जो एल्वियोलाई होता है वो क्या काम करता है? एल्वियोलाई सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। ये देखो बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं, बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं। ये बहुत सारे एल्वियोलाई क्या कर रहे हैं? हमारे फेफड़े का सरफेस एरिया बढ़ रहे हैं। और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या फायदा हो रहा है? जब सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो ज्यादा क्षेत्र में गैसों का एक्सचेंज हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना ज्यादा बड़े क्षेत्रों में हो पा रहा है। सोचो, सरफेस, हमारे फेफड़े का सरफेस एरिया ही कम होता तो क्या हम उतनी मात्रा में ऑक्सीजन ले पाते जितनी मात्रा में हमारे शरीर की कोशिकाओं को चाहिए होता है? नहीं ले पाते। तो इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा क्या होती हैं? एल्वियोलाई होती हैं। और एल्वियोलाई होने की वजह से फेफड़े का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। फेफड़ों को कुपिकाओं होने का क्या कारण है? फेफड़ों के आयतन वृद्धि, फेफड़ों के आंतरिक सहारा प्रदान करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना। फेफड़े के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें क्या करती है? सरफेस एरिया में वृद्धि कर देती हैं। ठीक, कौन? एल्वियोलाई। अगला क्वेश्चन, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग क्या है? जब हम लोग सांस लेते हैं तो वायु सबसे पहले कहा जाता है, देखो वायु सबसे पहले क्या नासा द्वार में जाता है? नासा द्वार में। नासा द्वार के बाद क्या लैरिंग्स में चला जाता है? नहीं भाई, नासा द्वार के बाद हवा कहाँ जाता है? फैरिंग्स में, उसके बाद लैरिंग्स में जाता है। यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। सबसे पहले क्या जाता है? नासा मार्ग में, फिर नासा द्वार में। अरे यार, पहले हवा नासा द्वार में यानी नॉस्ट्रिल में जाएगा, उसके बाद नेवल कैविटी में जाएगा।
यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसके बाद क्या क्या कह रहा है, कंठ, हवा का सीधे कंठ में लैरिंग्स में चला जाएगा? हवा सीधे लैरिंग्स में नहीं जाएगी, हवा सबसे पहले नॉस्ट्रिल यानी जो नाकों के जो छेद है उसमें जाएगा, उसके बाद नेजल कैविटी में जाएगा, उसके बाद हमारा कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में, उसके बाद लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोलिस में, और ब्रोंकियोलिस के बाद हमारे एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई के बाद हमारे शरीर की कोशिकाओं तक जाएगा। ये होता है सही मार्ग, सही रूट, ये पैसेज। लेकिन ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। तो सबसे पहले हवा कहाँ जाता है, हमारे नॉस्ट्रिल में, हमारे नाक के छेद से घुसेगा। उसके बाद कहाँ जाता है, अब इसमें नेजल कैविटी दिया नहीं, इसलिए छोड़ते हैं। पहले नासा द्वार में, फिर फायरिंग्स में, सही बात, फायरिंग्स में, फायरिंग के बाद कंठ में, लैरिंग्स में, सही बात, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया में, सही बात, ट्रैकिया के बाद एल्वियोलाई में। ठीक, सही है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही है। अब आप लोग सोचोगे ट्रैकिया के बाद सीधे एल्वियोलाई में तो जाता नहीं है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई आता है, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोलिस आता है, लेकिन जब वो ऑप्शन में है ही नहीं, उनको क्या कर दिया, बाईपास कर दिया है, उनको स्किप कर दिया, तो क्यों हम उसको सोचेंगे? तो हम सोचेंगे देखो क्रम गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, क्रम सही होना चाहिए, भले बीच के जो एक आध दो स्टेप है वो स्किप हो जाएं। तो सबसे पहले हवा कहाँ जाता है, हमारे नासा द्वार में, नासा द्वार के बाद नेजल कैविटी, नेजल कैविटी रेन दिया है, फिर कहाँ जाता है, फायरिंग्स में, सही बात, फायरिंग्स के बाद लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया में, सही बात, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई नहीं दिया है, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकियोलिस नहीं दिया है, फिर क्या दिया, एल्वियोलाई, यानी हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक, श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है? श्वसन के दौरान गैसों का एक्सचेंज हमारे कहाँ होता है, एल्वियोलाई में होता है। ठीक, कुपिकाओं में होता है, फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसों का एक्सचेंज होता है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? मैंने बताया कि जो ग्लूकोज का जो ग्लाइकोलिसिस स्टेप है, ग्लाइकोलिसिस स्टेज है, ग्लाइकोलिसिस चरण में हमारा ग्लूकोज किसमें बढ़ जाता है, पायरुविक एसिड यानी पायरुवेट में। अब पायरुवेट जो होता है एसिटिल कोएंजाइम में कहाँ टूटता है, वो टूटता है हमारा फेफड़े के, और सॉरी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। जो हमारा क्या कहते हैं, जो ग्लूकोज होता है पायरुविक एसिड में टूटता है कहाँ, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के दौरान कहाँ टूटता है, साइटोप्लाज्म में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। लेकिन जो हमारा ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में, हाँ वही तो पूछा है, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में विघटन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, यही तो पूछा है। जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के दौरान कोशिका के कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में टूटता है। ग्लूकोज किस में टूट जाता है, पायरुविक एसिड में यानी पायरुवेट में, यानी कोशिका द्रव्य में टूटता है। ठीक, हमारे कोशिका के साइटोप्लाज्म में। और अगर क्वेश्चन पूछते कि पायरुविक एसिड कहाँ टूटता है, तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे ही ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटता है, ये पायरुविक एसिड कहाँ घुस के चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में वो जो पायरुविक एसिड है किस में टूट जाता है, एसिटिल कोएंजाइम में। फिर एसिटिल कोएंजाइम किस में टूटता है, बहुत सारे एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन में। अब देखो एल्वियोलाई में गैस विनिमय की दक्षता मुख्य रूप से किस संरचनात्मक विशेषता के कारण होती है? एल्वियोलाई में गैस विनिमय की दक्षता, अब देखो हमने बताया कि जो एल्वियोलाई हमारा होता है उसमें गैसेस एक्सचेंज की क्षमता होती है, किस वजह से होती है, इस वजह से होती है क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा लार्ज सरफेस एरिया होता है कंबाइंड विथ एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। अब देखो जैसे हमारा कहाँ गया, अब हमारी ये देखो जो ये क्या है, हमारी ये मान लो ये एल्वियोलाई है। अब इस एल्वियोलाई के अगल बगल से बहुत सारी क्या गुजरी रहती हैं, बहुत सारी पतली पतली रक्त केशिकाएं यानी कैपिलरीज गुजरी रहती हैं। तो गैस का एक्सचेंज किसकी वजह से होता है, एक तो एल्वियोलाई का बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है, बहुत सारे एल्वियोलाई मिलकर बहुत बड़ा क्षेत्रफल बना लेते हैं, इसकी वजह से होता है। अब जब गैसों का एक्सचेंज होता है तो गैस जाता किस में है, आर्टरी में जाता है, वेन्स में जाता है या कैपिलरीज में? तो हमारी एल्वियोलाई के पास से बहुत सारी पतली पतली क्या गुजरी रहती हैं, बहुत सारी पतली पतली केशिकाएं गुजरी रहती हैं, कैपिलरीज, कैपिलरीज गुजरी रहती हैं। ठीक, तो एल्वियोलाई में गैस विनिमय की दक्षता मुख्य रूप से किसके संरचनात्मक विशेषता क्या होती है, पतली वायु कोशिका अवरोध के साथ संयुक्त बड़ा क्षेत्रफल। ठीक, एक तो बात है एल्वियोलाई का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है, और फिर उस एल्वियोलाई के पास पतली पतली रक्त कोशिकाओं का क्या होता है, वायु कोशिकाओं का क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है। ठीक, वायु कोशिका अवरोध के। अगला क्वेश्चन,
एल्वियोलाई में गैस विनिमय की उच्च दक्षता का मुख्य कारण उनका अत्यंत बड़ा सतह क्षेत्रफल और बहुत पतला वायु कोशिका झिल्ली। अब मैंने बताया कि जहां जहां भी गैस का एक्सचेंज होगा, चाहे वो मछलियों का त्वचा हो, चाहे मेंढक या केचुए की त्वचा हो, चाहे मछलियों का गिल्स हो, चाहे हम इंसानों का एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई के पास बहुत पतला मेम्ब्रेन होता है। अब मेम्ब्रेन पतला क्यों होता है, मोटा क्यों नहीं होता? अगर मेम्ब्रेन मोटा होगा तो गैसों का प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, इसीलिए गैसों का एल्वियोलाई के पास एक बहुत पतला मेम्ब्रेन होता है, उसकी वजह से गैसों का एक्सचेंज होता है और एल्वियोलाई का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है। एल्वियोलाई में गैस विनिमय की उच्च दक्षता मुख्य कारण उनका अत्यंत बड़ा सतह क्षेत्र और बहुत पतला वायु कोशिका झिल्ली। एल्वियोलाई की दीवारें एकल परत वाली सपाट उपकला से बनी होती हैं जो समीप स्थित केशिकाओं की पतली दीवारों के साथ मिलकर डिफ्यूजन डिस्टेंस को न्यूनतम करती हैं। ठीक, जैसे मान लो ये एल्वियोलाई है, इस एल्वियोलाई के बगल जो जो चारों तरफ क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन होगा वो बहुत पतला होगा, बहुत पतला होगा, उसके बगल में बहुत सारी क्या गुजरी रहेंगी, बहुत सारी कैपिलरीज गुजरी रहेंगी। अब जब अगर ये जब क्या कहते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन पतला है तो इस एल्वियोलाई और इन रक्त केशिकाओं कैपिलरीज के बीच का जो गैप है कम करता है। सपोज दैट मान लो कि ये एल्वियोलाई है, ये रक्त केशिकाएं हैं, इसके बीच में मोटा सा क्या है, परत है। अगर मोटा सा मेम्ब्रेन हो जाएगा तो एल्वियोलाई और रक्त कोश केशिकाओं कैपिलरीज के बीच का जो क्षेत्र दूरी क्या बढ़ गया, डिफ्यूजन दूरी। डिफ्यूजन क्या होता है, चीजें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। अब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा है एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, रक्त केशिकाओं में, कैपिलरीज में। लेकिन अगर इनके बीच का जो परत है, जो मेम्ब्रेन अगर मोटा हो जाए तो क्या गैसों का एक्सचेंज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर ये एल्वियोलाई है तो इसके जो पास में जो मेम्ब्रेन होगा बहुत पतला होगा और बगल में क्या गुजरी रहेगी, बगल में ही कैपिलरीज गुजरी रहेगी। जैसे मान लो ए एल्वियोलाई है तो बहुत पतला सा मेम्ब्रेन होगा और बहुत उसके पास से क्या गुजर रहा है, कैपिलरी। अब इनके बीच का जो डिफ्यूजन दूरी है कम हो गया। डिफ्यूजन दूरी का मतलब कम होने का मतलब कि जो चीजें होती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दोनों चीज के बीच दूरी बहुत ज्यादा बढ़ा दो तो जाएगी, दूरी भी कम होना चाहिए। तो जो एल्वियोलाई होता है इसके पास तो एक बहुत पतला मेम्ब्रेन होता है जो डिफ्यूजन दूरी को कम करता है, उसके अलावा इसके पास बहुत बड़ा सतह क्षेत्रफल होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मनुष्य में वायु नासाद्वार के माध्यम से प्रवेश करती है और यहाँ से वायु कंठ से होते हुए फेफड़ों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से क्या यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग श्वसनीय में निपतित न हो, कोलैप्स न हो? अब देखो जो हमारा ट्रेकिया होता है, अभी क्वेश्चन पूछने का मतलब यही है कि जब हम सांस लेते हैं तो जो हवा होता है वो ट्रेकिया के माध्यम से गुजरता है। अब ऐसा क्या रीजन है कि ये हमारा ट्रेकिया कोलैप्स नहीं करता है? तो इसका रीजन है ट्रेकिया के ऊपर सी आकार का क्या होता है, कार्टिलेज होता है। ठीक है, ये होता है सी शेप्ड कार्टिलेज, और इसी कार्टिलेज की वजह से हमारा जो ट्रेकिया है क्या होता है, ट्रेकिया कोलैप्स नहीं करता है, पचकता नहीं है या डैमेज नहीं होता है। अगर ये हमारे सी शेप्ड अगर क्या हो, सी शेप्ड कार्टिलेज न हो तो ये हमारा क्या कहता है, ट्रेकिया कोलैप्स कर सकता है और वायु मार्ग में अवरोधन पैदा हो सकता है। तो क्या क्वेश्चन पर, मनुष्य में नासाद्वार के माध्यम से प्रवेश करती है और यहाँ से वायु कंठ से होते हुए फेफड़ों में प्रवाहित करती है। निम्नलिखित से क्या यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग श्वास नली यानी ट्रेकिया में निपतित न हो, ट्रेकिया निपतित न हो, ट्रेकिया कोलैप्स न करे? तो इसका सबसे बड़ा कारण है उस ट्रेकिया के ऊपर क्या होता है, उपास्थि के वलय होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है। देखो क्या है, ये रिंग्स है, छल्ला है, किसके है, कार्टिलेज के। इसी वजह से हमारा ट्रेकिया कोलैप्स नहीं करता है, वायु मार्ग अवरोधन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, जीवाणुओं में श्वसन दर किसके द्वारा होता है? इसको याद कर लो, जीवाणुओं में श्वसन स्थल क्या है, मीसोसोम। जैसे हम लोगों का श्वसन स्थल क्या है, फेफड़ा, केचुओं क्या है, त्वचा, ठीक है, कीटो मकोड़ों क्या है, ट्रेकिया। इसी प्रकार से जीवाणुओं का जो श्वसन स्थल है क्या है, मीसोसोम है। इसको याद कर लो, याद करने वाली चीज है। मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या है? श्वसन पिगमेंट बोले तो क्या, तो हमारे रक्त में पाया जाने वाला एक ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीजन को ढोकर कोशिकाओं तक ले जाता है, उसी को कहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब ये बताओ, हमारे रक्त में ऑक्सीजन को ढोने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन हुआ हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट, श्वसन वर्णक। कौन, कहाँ गया हीमोग्लोबिन, यहाँ हीमोग्लोबिन छुपा है। तो मनुष्यों में पाया जाने वाला जो श्वसन पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, वो क्या है, हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को ढोकर लेके जाता है हमारे शरीर के कोशिकाओं तक। अगला क्वेश्चन, ये क्या है, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में शामिल होता है? अब छोड़े गए, भाई हम हाइड्रोजन लेते ही नहीं तो छोड़ेंगे कहां से, हीलियम लेते ही नहीं तो छोड़ेंगे कहां से, जलवाष्प लेते हैं तो छोड़े कहां से। हीलियम कब लेते हैं, जब हम गोताखोर यूज करते हैं तब लेते हैं। हम एक सामान्य इंसान क्या लेता है अपने गैस में,
ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और नाइट्रोजन लेता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में है नहीं, तो हम छोड़े गए सांस में क्या छोड़ेंगे? नाइट्रोजन। छोड़ते तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन छोड़ते हैं। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? अनाक्षी श्वसन। अब देखो, जो अनाक्षी श्वसन होता है, एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसका अंतिम उत्पाद दो चीजें होता है, दो चीजें होती हैं। यदि वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन यदि हमारी मांसपेशियों में हो, तो हमारी मांसपेशियों में का अंतिम उत्पाद जो बनाएगी अनाक्षी श्वसन में क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। अगर माइक्रो क्या सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, यदि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोले जैसे ईस्ट, अगर ईस्ट के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होगा तो क्या बनेगा? एथिल एल्कोहल बनेगा। अगर सूक्ष्म जीवों में अनाक्षी श्वसन हो तो अंतिम प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट एथिल अल्कोहल होगा, और हमारे मांसपेशियों में हो तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? लैक्टिक एसिड होगा। तो क्या है अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद? क्या है? ऑप्शन में लैक्टिक एसिड दिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। अगर ये पूछा होता सूक्ष्म जीवों में क्या होता है, तो सूक्ष्म जीवों में एथिल अल्कोहल। ठीक। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? मैंने बताया ना, देखो जो ये होता है ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के तहत हमारी कोशिका के साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित होता है और बन जाता है क्या? पायरुविक एसिड। लेकिन क्वेश्चन है पूछ रहा पायरुविक एसिड कहाँ विघटित होता है? तो पायरुविक एसिड विघटित होता है हमारे कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक। पायरुविक एसिड, देखो क्वेश्चन क्या, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है, यानी पायरुविक एसिड कहाँ टूटता है? तो पायरुविक एसिड टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ग्लूकोज कहाँ टूटता है पायरुविक में? कोशिका के साइटोप्लाज्म में। ठीक, ये टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुविक एसिड टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया में और टूटकर क्या बनाता है? एसिटिल कोई एंजाइम। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? अब जो श्लेष्मा झिल्ली, श्लेष्मा क्या होता है? जो हमारे क्या कहते हैं कि जो ब्रोंकाई में जो झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाता है बलगम भरने की वजह से। ठीक है, म्यूकस के भरने के कारण से सूजन आ जाती है और उस बीमारी को कहा जाता है ब्रोंकाइटिस। ठीक है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन। दो श्लेष्मा झिल्ली हर जगह होती है, हमारे पेट में भी होती है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे ब्रोंकाई में भी होती है। तो ब्रोंकाई में जो सूजन होता है उसमें अगर सूजन आ जाए, ठीक है, तो उस सूजन को कहा जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाए तो उस इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है ब्रोंकाइटिस। ठीक। अगला क्वेश्चन, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलती है? अब रासायनिक ऊर्जा जो हम खाते हैं वास्तव में क्या है? केमिकल है। ग्लूकोज क्या है? एक केमिकल है, एक रसायन है। हम जो खाते हैं उससे क्या बनता है? अंततः किसमें टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है। ठीक है, ग्लूकोज में टूटता है या अमाइनो एसिड में टूटता है या फिर क्या कहते हैं कि उसमें ग्लिसरॉल में टूटता है। जो फैट है वो ग्लिसरॉल में टूटता है, प्रोटीन है अमाइनो एसिड में टूटता है, जो शर्करा है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में टूटता है? वो टूटता है ग्लूकोज में। तो ये बताओ, तो कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलती है? तो जो हमारे सब सारे जो चीजें टूट रहे हैं, जो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, वास्तव में क्या है? एक केमिकल है, एक रसायन है। तो इसी रसायन से हमें ऊर्जा मिलती है। कौन सी ऊर्जा मिलती है? ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है। तो कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलती है? तो बदलता है क्या? संचलन? नहीं। क्या बदलता है? नरिशमेंट? नहीं। क्या उत्सर्जन? नहीं। क्या? श्वसन। श्वसन के दौरान क्या निकलती है? ऊर्जा। और ऊर्जा अपने आप में क्या है? एक उष्मा है। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए कौन सा O2 जुड़ता है? हमारे शरीर के कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनाने के लिए कौन सा चीज ऑक्सीजन जुड़ता है? ग्लूकोज जुड़ता है। ग्लूकोज। ऑक्सीजन से कौन जुड़ता है? ग्लूकोज जुड़ता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, अंतः श्वसन के दौरान, यानी जब हम सांस लेते हैं उसको अंतः श्वसन कहते हैं, दौरान फेफड़े किस कारण से हवा से भर जाते हैं? अब ये बताओ, जब हम सांस लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? हमारे फेफड़े
इन्फ्लेट करते हैं, फैलते हैं। क्यों फैलते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारी ये थोरैक्स है, जो छाती है, क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ। जब ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ निकलता है तो हमारे फेफड़े क्या होते हैं, इन्फ्लेट होते हैं, फैलते हैं। जब हमारे फेफड़े फैलते हैं तो इसके अंदर का जो आयतन है वो बढ़ता है। जब आयतन बढ़ता है तो इसके अंदर गैसों का दबाव कम होता है। जब गैसों का दबाव कम होता है वायुमंडलीय दबाव से, तो बाहर से गैस आकर हमारे फेफड़े में भर जाता है। अंतर शोषण के दौरान फेफड़े किस कारण से हवा भर जाते हैं? फेफड़े की इन्फ्लेशन की वजह से, फेफड़े की स्फीति की वजह से। जब हम सांस हम क्यों ले पाते हैं? जब हमारे फेफड़े फैलते हैं, ठीक है, हमारा जो फेफड़ा है ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ जब फैलता है, छाती हमारा ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ फैलता है, तो जो हमारा फेफड़ा है उसके अंदर का आयतन बढ़ता है। और हमें पता है जब आयतन बढ़ता है तो उसके अंदर जो चीजें भरी हैं, गैस वैस भरी हैं, उसका दबाव क्या होगा, कम होगा। और जैसे ही दबाव हमारे बाहर के वायुमंडलीय दबाव से कम होगा, बाहर से गैस आके हमारे फेफड़े में भर जाएगा। तो फेफड़े के इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, हम अंतर शोषण यानी ऑक्सीजन हवा हम अपने फेफड़े में ले पाते हैं। निःशोषण किसके कारण होता है? निःशोषण यानी ऑक्सीजन हवा को हम बाहर कैसे निकाल पाते हैं? तो कैसे हवा को बाहर निकालेंगे भाई? हमने बताया जब हवा को बाहर तभी निकलता है, जब हवा बाहर निकलता है तो हमारे फेफड़े क्या होते हैं, अंदर की तरफ पिचकते हैं। हमारा छाती देखो, सांस लो, जब सांस छोड़ोगे तो जो हमारा ये है क्या होता है, इसको छाती है जो, ये कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। और अंदर की जब अंदर धंस रहा है हमारा छाती, इसका मतलब हमारा जो फेफड़ा है उसका आयतन क्या होगा, कम हो रहा है, क्योंकि वो सिकुड़ रहा है, उसका आयतन भी क्या होगा, कम होगा। जब आयतन कम होगा तो हमारे फेफड़े में जो भरा गैस है उसका दबाव क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दबाव से ज्यादा हो जाएगा। और जैसे ही फेफड़े के अंदर वायुमंडलीय क्या कहते हैं, हवा का प्रेशर ज्यादा होगा, हवा का प्रेशर ज्यादा होगा, जैसे ही हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, जब हमारा फेफड़ा हमारा छाती अंदर की तरफ धंसता है, देखो सांस लो, सांस छोड़ो, जब सांस छोड़ते हैं तो हमारा फेफड़ा हमारा क्या सॉरी हमारा छाती अंदर की तरफ जाता है। जब अंदर की तरफ जाने से क्या होता है, हमारा जो फेफड़ा होता है वो उसका आयतन कम होता है। फेफड़े का आयतन जब कम होता है तो क्या होता है, फेफड़े के अंदर गैसों का दबाव बढ़ जाता है। और जैसे ही गैसों का दबाव बढ़ेगा, हवा हमारे फेफड़े से निकल जाएगा बाहर। तो निःशोषण किसके कारण होता है? एक्सहेल, एक्सहेल को निःशोषण कहते हैं, इनहेल को अंतःशोषण। तो एक्सहेल यानी गैस हवा बाहर कैसे निकलता है, फेफड़े की अस्फीति के कारण, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन माने फेफड़ा हमारा पचक रहा है, जब पचक रहा है तो फेफड़े का आयतन कम हो रहा है, आयतन कम हो रहा है तो फेफड़े के अंदर गैसों का दबाव बढ़ रहा है। जब गैस का दबाव बढ़ रहा है तो गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यानी बाहर निकल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मित होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? वायु श्वसन कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ये कह रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज है, इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस एनर्जी बनेगा, इस पूरे प्रोसेस को डियर फ्रेंड्स, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का CO2 जल में ऊर्जा निर्मित करने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, वायु श्वसन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा कितनी होती है? हमने बताया 4% होता है। ठीक, अरे यार क्या हो रहा है, देखो जब हम लेते हैं तो 0.03% लेते हैं। और हम जानते हैं कि जब हमारे शरीर के जाने के बाद ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज के साथ एनर्जी बनाता है और उस एनर्जी की प्रक्रिया के दौरान CO2 भी बनता है। इसीलिए CO2 की मात्रा एक्सहेल के समय जब हम हवा छोड़ते हैं, ठीक है, सांस छोड़ते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% हो जाती है। अब आप सोचोगे 0.03% लिया, 4% कहाँ से हो गया? तो ऊर्जा बनने के प्रक्रिया के दौरान CO2 भी बनता है, इसी वजह से 4% हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, इसके ऑप्शन क्या है यार? 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो यार ऑप्शन कहाँ गया इसका? 16 से 18% मान लो, 16 से 18 बार लेते हैं। ठीक, ये भी क्वेश्चन कट गया, छोड़ो, अच्छा इसको बाद में देख लेंगे। अगला, मनुष्यों के अंतर शोषण के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथनों में से केवल एक कथन के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत कथन की पहचान कीजिए। अंतर शोषण के अंदर जब हम सांस लेते हैं तो हमारी पसलियां क्या होती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं। यहाँ कहा ना पसलियां अंदर धंसती, गलत।
जब हम सांस लेते हैं अंतर श्वसन इनहेल करते हैं तो हमारी पसलियां बाहर की तरफ निकलती हैं। जब बाहर की तरफ निकलेंगी भैया तभी तो हमारे फेफड़े का आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो फेफड़े के अंदर गैसों का दबाव कम होगा, तभी तो हमारे बाहर से हवा हमारे फेफड़े में जाएगा। लेकिन ये कह रहा पसलियां अंदर धंसती हैं। अरे बाबू, फसलियां जब अंदर धंसेंगी तो फेफड़े का आयतन भी कम होगा, आयतन कम होगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, निकलने गैस अंदर आने के बजाय निकलने लगेगा, यानी ये ऑप्शन गलत। पसलियां ऊपर उठती हैं और डायफ्राम सपाट हो जाता है। जैसे देखो पसलियां क्या होती हैं, पसलियां ऐसे होती हैं। जब यार कोई एक जैसे सपोज दैट मान लो ये क्या है, ये हमारा पसलियां है। जब पसलियां बाहर की तरफ फैलती, नीचे में जो लटका है वो डायफ्राम है। जब पसलियां बाहर की तरफ निकलती, बाहर की तरफ जाती हैं तो डायफ्राम हमारा क्या हो गया, सपाट हो गया। ठीक, तो पसलियां जब ऊपर उठती हैं और बाहर की तरफ उठती हैं, बाहर की तरफ फैलती हैं तो डायफ्राम सपाट हो जाता है, यानी ये ऑप्शन सही है। वक्ष गुहा बड़ी, थोरेसिक कैविटी सीधी, जब सांस लेंगे तो वक्ष गुहा, जब छाती चौड़ा होगा तो वक्ष गुहा क्या होगी, बड़ी होगी, ये भी सही है। फेफड़ों द्वारा वायु का अंतर्ग्रहण होता है, सही बात। जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं तो फेफड़े के अंदर हवा आता है, अंतर्ग्रहण करते हैं, इनहेल करते हैं, इंजेस्टेड करते हैं, सही बात, सही है। यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। जो वाला सांस लेने के दौरान पसलियां अंदर धंसती हैं, भाई पसलियां अंदर नहीं, पसलियां बाहर निकलती हैं। ठीक, अगला देखो, जंतुओं में श्वसन सतह की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। श्वसन सतह, हमने बताया जहां पर श्वसन सतह होता है, जहां पर गैसों का एक्सचेंज होता है, जैसे मेढक का और केचुआ का चमड़ी से होता है, स्किन से होता है गैसों का एक्सचेंज, तो कैसा होता है सतह, पतला होता है। हमारी एल्वियोलाई की सतह क्या होता है, हमारे एल्वियोलाई के बाद जो मेम्ब्रेन होता है कैसा होता है, बहुत पतला होता है, मोटा नहीं होगा। और ये बोल रहा है या बहुत मोटी होती है, भाई जब मोटी होगी सतह तो गैसों का एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगा, डिफ्यूजन ही नहीं हो पाएगा। इसका सतह क्षेत्रफल बड़ा होता है, सही बात। जहां पर श्वसन होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, एल्वियोलाई क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है, सही बात। इस क्षेत्र में वायु को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए एक तंत्र मौजूद है, सही बात भाई। गैस को अंदर ले जाने और बाहर ले जाने का एक सिस्टम होता है, कौन सा सिस्टम होता है, एल्वियोलाई का सिस्टम होता है। एल्वियोलाई में क्या होता है, गैसों का दबाव, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो वो ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलाई से निकल के हमारे रक्त वाहिकाओं में यानी कैपिलरी में चलता है, और हर एल्वियोलाई के चारों तरफ कैपिलरी का एक जाल होता है, सिस्टम ही तो सब है, कैपिलरीज का जाल होता है। यानी इस क्षेत्र में वायु के अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए तंत्र मौजूद होता है, सही बात, तंत्र होता है। यह समानता शरीर के अंदर स्थित होता है, समानता जो गैसों का एक्सचेंज होता है, हमारा जो एल्वियोलाई कहाँ है, हमारे शरीर के अंदर है, सही बात। लेकिन एक कह रहा बहुत मोटी, गलत बात, मोटी नहीं होती, अगर मोटा होगा तो गैसों का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ठीक, मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनाक्षी शोषण द्वारा क्या होता है, मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनाक्षी शोषण द्वारा क्या होता है। अनाक्षी शोषण जब होता है तो हमारे शरीर के अंदर क्या बनता है, अनाक्षी शोषण तो हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है। सूक्ष्म जीवों में क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। हमारे मांसपेशियों में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। किसके समय, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटेगा, ऊर्जा नहीं बनाएगा, 2 एटीपी बनाएगा, उल्टा बन जाएगा लैक्टिक एसिड। मानव शरीर में अनाक्षी शोषण कहां हो सकता है, तो मानव शरीर में अनाक्षी शोषण कहां होता है भैया, कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में होता है। अनाक्षी शोषण कहां होता है, कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में होता है। और आक्षी शोषण कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अनाक्षी शोषण ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कहां टूटता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही तो टूटता है पायरुविक एसिड में, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटना क्या कहलाता है, अनाक्षी शोषण। और एक ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटता कहां है, साइटोप्लाज्म में। और आक्षी शोषण, ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में क्या होता है, अनाक्षी शोषण होता है, यानी ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में। मनुष्यों में होने वाली शोषण क्रिया किसका उदाहरण है, आप बताओ। जो हम लोगों में शोषण क्रिया होता है जिससे क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, भाई देखो क्या होता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, यानी शोषण के दौरान एनर्जी निकल रही है, और जब एनर्जी निकलती है तो उसको कहा जाता है एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मा निकल तो रही है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 प्लस H2O, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी सोखता है, कौन सी एनर्जी, सोलर एनर्जी सोखता है, तो हो गया एंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा को सोखता है। और इसके बाद हमारा जो ये क्या कहते हैं कि ये शोषण होता है, शोषण में क्या होता है,
ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, एक्जो हो रहा है, एक्जोथर्मिक हो रहा है, ऊष्माक्षेपी। मनुष्य में श्वसन क्रिया किसका उदाहरण है? ये है ऊष्माशोषिक है नहीं, रेडाक्स है नहीं, विस्थापन है नहीं, ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी बोले तो एक्जोथर्मिक है। किण्वन प्रक्रिया कहाँ होती है? किण्वन प्रक्रिया हमने आता है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन ईस्ट में होता है, फर्मेंटेशन ईस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन, 6 कार्बन परमाणु वाला ग्लूकोज कहां पर 3 कार्बन परमाणु वाले पायरुवेट में टूट जाता है? अच्छा ये बताओ, जो ग्लूकोज होता है वो पायरुविक एसिड में कहां टूटता है? मैंने बताया साइटोप्लाज्म में। और पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम में कहां टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बोला 6 कार्बन परमाणु वाला ग्लूकोज 3 कार्बन परमाणु वाले पायरुविक एसिड में कहा? मैंने सब पढ़ा है। तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कहां टूटता है? साइटोप्लाज्म में। किस प्रक्रिया के दौरान? ग्लाइकोलिसिस। एक ग्लाइकोलिसिस यहां पर हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस हुआ और जो ग्लूकोज हो गया किस में टूट गया? पायरुविक एसिड यानी पायरुवेट में। ठीक। पहले चरण के आरंभ में आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद कौन सा है? देखो, श्वसन चाहे आक्सीय हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, चाहे अनाक्सीय हो, श्वसन चाहे ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, चाहे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, यह डिसाइड होगा किसके बाद? ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के बाद। आक्सीय श्वसन में भी और अनाक्सीय श्वसन में भी ग्लूकोज पहले पायरुविक एसिड में टूटेगा। ग्लूकोज पहले पायरुविक एसिड में टूटेगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि जो श्वसन है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। यदि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, यदि ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। यानी श्वसन चाहे ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो चाहे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटेगा। यानी ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया हर हाल में होगी। यानी जो फर्मेंटेशन ईस्ट होता है, ईस्ट में भी ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है। जो ग्लूकोज होता है पायरुविक एसिड में टूटता है। जो हमारी मांसपेशियां हैं उसमें भी ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटता है। उसके बाद पायरुविक एसिड को लगता है साला यहाँ तो ऑक्सीजन ही नहीं है। जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो करने लगता है अनाक्सीय श्वसन। पहले चरण के आरंभ में आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद कौन सा है? तो कौन सा है? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड आक्सीय और अनाक्सीय दोनों में बनेगा। ठीक। ईस्ट में होने वाले किण्वन और मनुष्यों की पेशी कोशिकाओं में होने वाले अनाक्सीय श्वसन में क्या समानता है? क्या समानता है? हाँ, ईस्ट में होने वाले जो अनाक्सीय श्वसन है और जो हमारे पेशी कोशिकाओं में होने वाला अनाक्सीय श्वसन, इन दोनों में क्या कॉमन है? दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। अरे नहीं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में होते तो आक्सीय श्वसन हो जाता है। आक्सीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता ही नहीं है। अनाक्सीय श्वसन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। दोनों में इथेनॉल बनता है। गजब बेवकूफ आदमी, दोनों में इथेनॉल क्यों बनेगा? अरे भाई, हमारे मसल में बनता है लैक्टिक एसिड, ठीक, और ईस्ट में बनता है क्या? C2H5OH, एथिल अल्कोहल। तो दोनों में इथेनॉल कहां से बन गया? हमारे में बनेगा लैक्टिक एसिड और सूक्ष्म जीवों में बनेगा एथेनॉल। यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। दोनों में लैक्टिक बनता है। क्यों लैक्टिक बनेगा? दोनों में, हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक बनता है और सूक्ष्म जीवों में एथिल अल्कोहल बनता है। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। दोनों कोशिका द्रव्य में होते हैं, ये बात सही है। जो फर्मेंटेशन होता है और जो मनुष्यों में अनाक्सीय श्वसन होता है, मनुष्यों के मांसपेशियों में, ये दोनों कहाँ होता है? इतना जान लो, अनाक्सीय श्वसन कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। ईस्ट में जो श्वसन होता है वो भी अनाक्सीय होता है। हमारी मांसपेशियों में जो श्वसन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, वो भी अनाक्सीय होता है। और अनाक्सीय श्वसन होता है हमारी कोशिका के साइटोप्लाज्म में। ठीक। अगला क्या है? ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट का विघटन कहाँ होता है? मैंने बताया ना। देखो, जो ग्लूकोज होगा वो साइटोप्लाज्म में टूटेगा। किसमें? पायरुविक एसिड में। और जो पायरुविक है, जैसे ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटा साइटोप्लाज्म में, तो जैसे ही साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड बना, वो पायरुविक एसिड खटाक से घुस जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक। जैसे देखो, एक कोशिका है और ये तुम्हारा क्या है? ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है और ये हमारा साइटोप्लाज्म है। इसी साइटोप्लाज्म में क्या होगा? ग्लूकोज क्या होगा? ग्लूकोज टूट जाएगा किसमें? पायरुविक में। और जैसे ही ग्लूकोज पायरुविक में टूटा, ये पायरुविक घुस जाएगा किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुविक एसिड हमारा टूट जाएगा एसिटिल कोएंजाइम में। ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट कहां टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लूकोज कहां टूटता है? साइटोप्लाज्म में। एक बार फिर से समझ लो। देखो, जो ग्लूकोज होगा वो टूटेगा साइटोप्लाज्म में
क्या बनेगा? पायरुवेक एसिड। और वो पायरुवेक एसिड जैसे ही टूटेगा, खटाक से घुस जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसेगा, वो क्या कहते हैं, पायरुवेक एसिड टूट जाएगा किसमें? एसिटिल कोएंजाइम में। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।